पाठ 11 यादों के झरोखे से। सन 1921 का कांग्रेस आंदोलन हम लोगों के जीवन का एक बड़ा मोड़ बना। शायद उस समय के देश का विद्यार्थी वर्ग कुछ अधिक स्वाभिमानी और चिंतनशील रहा हो, क्योंकि देखा गया है कि बड़ी संख्या में विद्यार्थियों ने उस कांग्रेस आंदोलन को देश की आज़ादी की लड़ाई का सुअवसर समझा और वे उसमें जी जान से कूद पड़े। कांग्रेस आंदोलन चौरी चौरा कांड के पश्चात समाप्त हो गया और उसी के साथ लाहौर के विद्यार्थियों की वह भीड़ भी, जो केवल उसी आंदोलन के लिए आई थी या उमड़ पड़ी थी, अपने अपने घरों को लौट गई। किंतु भगत सिंह और उनके साथी, जो एक बार भारत को स्वाधीन कराने हेतु अपने कदम बढ़ा चुके थे, फिर घर नहीं लौटे। संख्या में तो वे 25-30 से अधिक न होंगे, पर थे सचमुच आज़ादी या मौत की शपथ पर अटल रहने वाले। इन थोड़े से युवकों की सच्ची लगन, दौड़ धूप और कार्यकुशलता का फल यह हुआ कि साधारण जनता उनके संपर्क से प्रभावित होने लगी। लोग उनकी बातें बड़े ध्यान से सुनते और प्रायः सभा की समाप्ति पर 2-4-10 व्यक्ति उन्हें घेर कर बैठ जाते। निसंदेह उनमें खुफिया विभाग के आदमी भी होते थे। धीरे धीरे इन भावी क्रांतिकारियों का परिवार बढ़ने लगा। पंजाब के इन क्रांतिकारियों का संबंध देश के अन्य प्रांतों के क्रांतिकारियों के साथ अधिक तेजी के साथ बढ़ने लगा। जहां तक मैं समझती हूँ, हमारे उन समय के पूरे साथियों में भगत सिंह ही इस संबंध की कड़ी थे। समय के साथ साथ हमारा पंजाब का वह संगठन मजबूती पकड़ता गया। मुझे याद है कि पहली बार जब भगत सिंह से मेरा परिचय करवाया गया था, तो उसके सिर पर खद्दर की कुछ मैली सी एक झूलती हुई पगड़ी थी और पैरों में पहने जूते पर कई तरह के पैबंद भी लगे थे। सोचती हूँ कि यह वही भगत सिंह था जिसने ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जड़ें हिला दी थी और जिसे प्रतिहिंसा की भावना से प्रेरित अंग्रेजों ने हिंदुस्तानियों के हाथों की फांसी के तख्ते पर लटकवा कर अपने प्रतिकार की प्यास बुझाई थी। भगत सिंह की वह मृत्यु वास्तव में उसका पार्थिव अंत था, पर देश ने सचमुच उसी दिन भगत सिंह को जन्म दिया था। मेरा पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं तो कल वह समय आएगा जब घर घर में भगत सिंह की लोरियां गाई और बच्चों को सुनाई जाएंगी। भगत सिंह पढ़ने के लिए लाहौर गया था। आगे चलकर वही लाहौर उसका मूल कार्यक्षेत्र बना। कांग्रेस आंदोलन के समय उन लोगों ने अपने अपने कॉलेज छोड़े थे और बाद में सभी पंजाब नेशनल कॉलेज में दाखिल हो गए थे। कारण था कि वहां उन्हें अपने संगठन के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिल गई थी। भगत सिंह का गांव शहर से अधिक दूर न था। वे अपने घर से पैदल ही आता जाता रहता था। बाद में कभी कभी महीना भर घर न जा पाए। भगत सिंह के पिता सरदार किशन सिंह संपन्न जमींदार थे। वे अपने इस होनहार बेटे की गतिविधियों को संदेह की दृष्टि से देखते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि आगे आगे बेटा और पीछे पीछे पिता। सरदार जी उसे तलाश करते हुए उन सभी स्थानों पर जा पहुंचते जहां जहां उन लोगों के जमाव की आशा करते थे। प्रायः सरदार जी की आवाज सुनकर भगत सिंह इधर उधर हो लेता। दूसरे लोग बड़े भोलेपन से उनका स्वागत करते और कहते कि आज तो वह हमें मिला ही नहीं। यह उन दिनों की बात है जब सरदार किशन सिंह चाहते थे कि उनका बेटा कुछ काम करे और वे उसके विवाह का प्रश्न भी उसके सम्मुख रखना चाहते थे। भगत सिंह जानता था कि घर में शादी विवाह की चर्चा छिड़ी हुई है, इसलिए वह उन सभी से बचकर चल रहा था। ये बातें भगत सिंह के संबंध में जब याद आती हैं तो लगता है कि वह दुनिया ही और थी। भगत सिंह के पिता का क्रोध, गाली गलौज और डांट फटकार प्रायः भगत सिंह के निर्दोष मित्रों पर भी बरसा करती थी। उस समय हम लोग यह सब हंसकर टाल देते थे, पर आज उन बातों की स्मृति मात्र से ही एक टीस भरी मिठास और अपनापन का अनुभव हो रहा है।
सन 1928 की बात है। सहायक पुलिस अधीक्षक सॉन्डर्स को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। स्पष्ट था कि क्रांतिकारी दल ने यह कार्य सॉन्डर्स को मारने के लिहाज से नहीं किया था। यह तो अंग्रेजी हुकूमत के मुंह पर भरे बाजार में एक तमाचा था। साथ ही इस बात की चेतावनी भी थी कि देश अब और अधिक सहन नहीं कर सकता। क्रांतिकारी दल के कमांडर चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में सॉन्डर्स को भगत सिंह और राजगुरु ने गोली मारी थी। बाद में एक पुलिस अधिकारी चानन सिंह ने भगत सिंह को पहचान लिया था। वह उसका पीछा कर रहा था। चंद्रशेखर आजाद ने उस अधिकारी को रोकना चाहा, पर जब वह नहीं रुका तो उसे उन्होंने पिस्तौल से स्वयं ठंडा कर दिया। इस घटना ने न सिर्फ लाहौर बल्कि सारे देश में सनसनी पैदा कर दी थी। देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति भी जिनका कभी किसी राजनीति से सरोकार न था और जो सरकारी नौकरी में थे, हर तरह की सहायता के लिए तैयार थे। पर इसके परिणाम स्वरूप भगत सिंह और राजगुरु सुरक्षित रूप से लाहौर से निकल पाए। उस समय मानो पंजाब की धरती, आकाश और उसकी सभी दिशाएं भगत सिंह और उसके साथियों का रक्षा कवच बन गए थे। बच्चा बच्चा जानता था कि यह काम भगत सिंह का है। सन 1929 के अप्रैल माह में ब्रिटिश सरकार पब्लिक सेफ्टी एक्ट बनाकर लागू करने जा रही थी। इसके प्रति जनता अपना भरपूर विरोध प्रकट कर रही थी। अतः असेंबली भवन में उस बिल के प्रस्तुत होते ही बमों का धमाका हुआ। इस आवाज को संसार ने सुना, इंग्लैंड ने भी सुना। फलतः धरपकड़ और ज्यादती होनी थी, जो हुई भी। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को क्रांतिकारी दल की ओर से इस काम के लिए असेंबली के अंदर भेजा गया था। उन्होंने अपने आप को गिरफ्तार करवाया। उन्होंने असेंबली भवन में पर्चे भी बांटे जिन पर लिखा था भारत के क्रांतिकारी क्या चाहते हैं, अर्थात वे हिंसा नहीं चाहते हैं, अपितु हिंसा को समाप्त करना चाहते हैं। असेंबली का कांड नाम से मुकदमा चला। वह भी एक नाटक था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को उसमें काला पानी की सजा हुई। सॉन्डर्स की घटना ने लाहौर के पुलिस विभाग को हिला दिया था। पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी झल्लाकर रह गए थे। वे महीनों खाक छानते रहे पर कहीं कुछ ना पा सके। आखिरकार समय ने उनका साथ दे ही दिया। 13 अप्रैल 1929 को बैसाखी के दिन लाहौर स्थित हमारा बम बनाने का कारखाना पकड़ा गया। लाहौर में गिरफ्तारियां हुई और अन्य प्रांतों के साथी भी पकड़े गए। देश के कोने कोने में पुलिस ने अपना जाल बिछा दिया। हम लोगों से संबंधित हर व्यक्ति पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। घरों की तलाशियां तो साधारण बात बन गई। तलाशी के समय पुलिस वाले केवल बम और पिस्तौल ही ढूंढा करते थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को असेंबली बम कांड में काला पानी की सजा हो चुकी थी। वे भी अब लाहौर लाए गए और इस प्रकार सबको लेकर लाहौर षड्यंत्र कांड का मुकदमा आरंभ हो गया। इस मुकदमे की सुनवाई लाहौर सेंट्रल जेल के आहोत में ही एक और कचहरी लगाकर की जाती थी। मुकदमे के समय शहर के कोने कोने से अनगिनत जनता भगत सिंह के दर्शन मात्र हेतु इकट्ठी हो जाती थी। मुकदमे का दौर लंबे समय तक चला। बीच बीच में अभियुक्तों की लंबी भूख हड़तालें भी होती रही। यह मुकदमा ही अपने आप में ऐतिहासिक अभिनय था। अंततः 23 मार्च 1931 को वह मनहूस दिन आया जब भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी पर लटका दिए गए। ब्रिटिश हुकूमत का वह अभिनय समाप्त हो गया और उन महान सपूतों का पार्थिव रूप लुप्त हो गया, किंतु भावना के संसार में वे देश की आत्मा में सदा के लिए समा गए। दुर्गा रानी